नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो बिना समय बर्बाद किए मैं पहले ही बता दूं कि आज एक हमारा विशेष टॉपिक है, जैसा कि सामने लिखा हुआ है, संविधान से रिलेटेड पॉइंट है और प्रस्तावना या फिर इसको उद्देशिका भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे प्रेम्बल कहा जाता है। इस पर हम पूरा विस्तार में जानेंगे क्या होता है, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसे हम 4 पोर्शन में तोड़कर बताऊंगा मैं आपको किस लेवल पे क्लियर करना है, कैसे कैसे इसको याद करना है एग्ज़ाम में, यानी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है, और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं, चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो आपको क्लास है वो हमारी मिल सके, क्योंकि जो भी उचित कंटेंट होता है मैं इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देता हूं। और साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए, प्रस्तावना क्या है, तो सबसे पहले तो सभी बच्चे एक बात जान लें, मोस्टली प्रस्तावना जो है उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है संविधान में, उद्देशिका। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले भी, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमें दोनों ही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि प्रस्तावना भी कहा जाता है और इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में एक ही शब्द आपको एग्जाम में लिखा मिलेगा जिसका नाम है प्रेम्बल। प्रेम्बल होता क्या है? दरअसल में आप ऐसा जानिए कि प्रेम्बल जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम कहते हैं भारत का संविधान या इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जानते होंगे बहुत बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है। ठीक है, संविधान को, पूरे इतने ब्रॉड संविधान को, और अगर कहीं हम कुछ ही शब्दों में जान सकते हैं तो उसका नाम क्या है? उद्देशिका या प्रस्तावना या फिर प्रेम्बल। यानी कि एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि संविधान का सारांश क्या होता है, तो अब आप कह सकते हैं कि संविधान का सारांश होता है प्रस्तावना, प्रेम्बल। अगर आपसे सामने वाला ये क्वेश्चन कर देता है, मान के चलिए इस तरीके से लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछ ले कि इतना ब्रॉड भारत का संविधान है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमें संपूर्ण संविधान का जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उस किस तरीके का है, वो हमें जानकारी मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम्बल से। पहले स्टेप में मैं बात करूंगा कि जो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो प्रावधान लिए गए हैं वो किसी न किसी कंट्री से लिए गए हैं। तो इसमें 2 स्टेप्स आपको बेहद इम्पोर्टेंट है, शुरू वाले जो याद रखने हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि प्रस्तावना किस देश से भारत ने ली है, तो मैं आपको बता दूं, जो प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखना है। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ ध्यान देंगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछता है प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, यानी कि कुछ इस तरीके से समझ लें, जो प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। इस बात पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखनी है। अगर डायरेक्ट एग्जाम में आता है, पूछता है कि प्रस्तावना किस देश से ली गई है? अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब साथ ही साथ इसे ऐसे जान लें, द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे भारत का जो संविधान का जो सारांश है वो क्या है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना। क्लियर? यानी कि मैं कुछ ही शब्दों में आपको इसका जो व्याख्या करना चाह रहा हूँ कि कैसे आप समझ पाओगे कि क्या है इसमें प्रेम्बल में। प्रेम्बल किसे कहते हैं? हमारा टोटल संविधान का जो सारांश है
और आप जानते होंगे, इतने सभी लोग जानते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, कि जो सारांश जो होता है ना किसी भी चीज़ का सारांश, वो बहुत बड़ी कहानी का कुछ ही शब्दों में लिख दिया जाता है, ऐसा ही है ना। तो उसी मतलब हमारे संविधान का अगर सारांश है तो क्या है? प्रस्तावना। तो अब आप ये जान लो कि जब मैं प्रस्तावना में अब कुछ पॉइंट्स बताऊंगा तो अब आप ये जान लेना कि वो हमारे संविधान का नेचर है, यानी कि हमारे संविधान में डेप्थ में कितनी बातें क्या लिखी हुई हैं, उन सब का निचोड़ अगर है तो वो प्रेम्बल में है, जो मुख्य मुख्य बातों में दे रखा है। सबसे पहले आप ये बात जान लें कि जो प्रस्तावना है, चूँकि मैंने अभी बताया ये हमारे संविधान का सारांश होती है, क्लियर, यानी कि समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब साथ के साथ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर सारांश ये है तो फिर एक्सप्लेनेशन कहाँ है? ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनना। अगर सारांश ये है तो ये हमें विस्तार में कहाँ कहाँ देखने को इसकी झलक मिलती है प्रस्तावना की? बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आ सकता है कभी, तो ध्यान देंगे। एक आपने नाम सुना होगा मौलिक अधिकार, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। एक आपने नाम सुना होगा मौलिक कर्तव्य, इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। और एक आपने नाम सुना होगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान की जो प्रस्तावना है उसको तो हम सारांश कहते हैं संविधान का, बट उस सारांश के जो बातें हैं, जो एक्सप्लेन हैं, जो लक्षण हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो इन तीनों जगह दिखाई देते हैं। कितना बढ़िया सवाल हो सकता है एग्जाम में। आप सोचिए जब ये दे दिया जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए किसमें संविधान की प्रस्तावना उल्लिखित नहीं है, या संविधान की प्रस्तावना से जो संबंधित पॉइंट हैं वो नहीं हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और 3 ये ही होंगे। तो ये जान लो, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और आपका डीपीएसपी, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर जो हमारी जो प्रस्तावना है वो हमें देखने को प्रस्तावना की झलक मिलती है। मैं 1-2 एग्जाम्पल अभी आगे भी दूंगा, तब मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से 2 चीज़ जाने सभी स्टूडेंट। पहले तो ये जाने कि प्रस्तावना अपने आप में संविधान का सारांश है, ये जान गए। और दूसरा शायद ये जान गए होंगे इतना बताने पे कि सारांश अगर ये है तो इसकी जो बातें हैं मेनली उस सारांश की, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं। तो आप जान गए होंगे फंडामेंटल राइट में देखने को मिलती हैं, डीपीएसपी में देखने को मिलती हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे, प्रस्तावना की जन्म कहाँ से हुआ प्रस्तावना का। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर पढ़ाया, और वो लेक्चर यूट्यूब पे भी पढ़ा है, जिसमें एक मैराथन रूप में है, आप देखेंगे उसे, पढ़ा हुआ है, काफ़ी लंबा लेक्चर है, 3 घंटे 3 मिनट का। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था एक उद्देश्य प्रस्ताव, ध्यान से सुनना। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था, क्लियर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, क्लियर, जिसको संविधान की जन्म कुंडली कहा जाता था, ये मैंने उस दिन भी बताया। ध्यान रखना, हमारी जो प्रेम्बल है वो वहीं से निकली है, यानी कि हमारी जो उस समय की जो प्रस्तावना है, बात समझ रहे हैं आप, उस समय की जो प्रस्ताव, मतलब प्रस्तावना, अगर हमारा जो संविधान निकला है जहाँ से, तो वो वही है उद्देश्य प्रस्ताव। और मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 डेट याद रखनी है, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, क्लियर। और मैंने भली बात ही उस समय बताया था कि कई बार आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो प्रस्तावना की
जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो आप एक सेंस में समझ सकते हैं प्रस्तावना की जो शुरुआत हुई थी वो इससे हुई है, उद्देश्य से प्रस्ताव। और ये सवाल परीक्षा में कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और ध्यान रखना है। और इसमें से आपको मोस्टली 3 पॉइंट्स तो आप के गजब के हैं जो याद रखने हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया, संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव में 8 अनुच्छेद थे, मैंने लास्ट भी बताया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी, 22 जनवरी 1947। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे जान लो, ये जो प्रस्तावना है इसका आधार बिंदु है उद्देश्य प्रस्ताव। जान गए आप? नहीं जाने तो बहुत कॉमन सेंस, बहुत आसान लैंग्वेज में। आज की जो हमारी प्रेम्बल है यानी कि ये प्रस्तावना जो है ये, इसका आधार बिंदु है उद्देश्य प्रस्ताव। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी जो आज की प्रेम्बल है वो कहाँ से निकली है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया स्टार्ट में कि हमारे संविधान कैसा है, हमारा संविधान, हमारी जो गवर्नमेंट है जैसे कि भारत सरकार है उसका नेचर कैसा है, वो कैसे काम करेगी, ठीक है, उसे कितने प्रकार की पावर्स दी गई हैं वो सब। और दूसरा हमारे लिए, हमसे क्या, हमारे लिए क्या सुविधाएं करता है वो सब प्रेम्बल में बताया गया है। जैसे एक सवाल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा, कई बार आ जाता है। अगर कभी एग्जाम में पूछे संविधान के जनक कौन हैं, तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जैसा कि मैंने लास्ट भी बता रखा। बट अगर कभी पूछे कि प्रस्तावना के जनक कौन हैं, तो आपको अभी मालूम पड़ा कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने जब पेश किया था तो प्रस्तावना के जनक कौन हुए, जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया सवाल है जो कई बार एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ से आपको दोनों क्लियर हो गए, प्रस्तावना के जनक जवाहरलाल नेहरू और संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? दूसरा ये याद रखना, जैसे एक सवाल आता है, ध्यान से सुनना, जिस समय संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को, क्लियर, उस समय प्रस्तावना में क्या कहा गया था भारत को, तो मैं आपको बता दूं एक कॉमन जो आपको याद रखना है, हालांकि इसकी PDF में ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है, पर ध्यान से सुनना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्द कहा गया था, यानी कि मैंने आपको अलग अलग 3 शब्द बोले। क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। बीच में फिर होता है एक संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, जो बेहद महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ और उसके तहत इसी प्रेम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? 3 नए शब्द जोड़े गए जो आपसे एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखना। एक जोड़ा गया समाजवादी, एक दूसरा शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, या इसको पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, और तीसरा जोड़ा गया अखंडता। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आप ये जान गए कि कितने 3 इसमें शब्द नए जोड़े गए। तो कई बार सवाल ये आता है कि वर्तमान में उसका क्या है, मतलब अब शब्दों का क्रम क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए ये सीधा सीधा आता है। तो अब आप कहेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक और फिर गणराज्य, जो इसका वास्तविक क्रम है अभी। और ये सवाल कई बार क्रम में लगाने के लिए एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है? क्लियर? अब थोड़ा सा एक मोटी लैंग्वेज में ये चीज़ समझ लें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इन शब्दों के अर्थ क्या हैं स्टूडेंट, बेहद महत्वपूर्ण है, जो कई बार छोटे से छोटे एग्जाम में आ जाते हैं। छोटे से छोटे का मतलब है मेरा कहने का लोअर रैंक में भी खूब आ जाते हैं ये वाले सवाल, ठीक है? जैसे थोड़ा ध्यान देंगे, अभी मैंने आपको कितने शब्द बोले, देखो 1 मिनट सभी ध्यान दें। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, 5।
ये पांचों का क्रम आपसे वाकायदा इसी लेवल में पूछा जाता, ध्यान देना, ठीक है। अब मैं ज़रा इनको मोटी भाषा में आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इनके अर्थ समझा देता हूँ। कई बार ये होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, जो मोस्टली स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है। तो देखिए, अगर मैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करूं तो इसका क्या मतलब है, तो एक लाइन में समझिए सिर्फ कि जो भारत है उसको क्या कहा गया है प्रेम्बल में, ध्यान देंगे। उसको कहा गया है कि जो भारत अपने आंतरिक यानी कि अंदर के और बाह्य यानी कि बाहर के मामलों में, जो आंतरिक मामले हैं इंटरनल अंदर के और जो बाहर मामले हैं उनमें किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ये है कि भारत अपनी स्थिति को स्वयं निपटाएगा। समझ रहे हैं? दूसरे लेवल में ये भी समझ सकते हैं, भारत किसी भी देश को अपना मित्र बना सकता है और किसी भी देश से संधि कर सकता है, स्वतंत्र है भारत। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आप खुद सोचिए कि अगर एग्जाम में सिर्फ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द लिखा आ जाए और उसका अर्थ ही आपसे पूछ ले तो आप कैसे जवाब दे पाओगे जब ये मालूम होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने अंदर के मामलों में और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं होगा। वो किसी भी देश को अपना मित्र बना सकता है और किसी भी देश के साथ संधि करने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं अगले शब्द पर, ध्यान से सुनना। दूसरा शब्द है समाजवादी। क्लियर? आपसे पूछ लेगा समाजवादी का क्या अर्थ है जी, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। समाजवादी का अर्थ यहाँ ये है, सिर्फ एक लाइन में समझिए अच्छा खासा, कि भारत में धर्म, लिंग, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाजवादी शब्द का अर्थ प्रस्तावना में ये है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ ये, बात समझ गए? अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पर। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? कई बार एग्जाम में आया भी है, एसएससी ने इसको कई बार पूछा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। तो देखो सभी स्टूडेंट को एक बात बताना चाहूँगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, पहले तो ये जान लो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पंथ निरपेक्ष लिखा जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है वो जान लेना है। देखो इसका अर्थ ये है, जो भारत की सरकार है, जो भारत की सरकार है उसका कोई विशेष धर्म नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, जो भारत की सरकार है उसका कोई विशेष धर्म नहीं है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ ये है, भारत की सरकार किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता यानी कि नहीं देगी, सबको समान रूप से देखेगी। एक लाइन में अगर आप समझ सकते हो तो सिर्फ ऐसा समझ लो कि भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, भारत सरकार उन्हें समान रूप से देखेगी। ये होता है, ये किसका अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अगर आपसे एग्जाम में कह दे कि भारतीय प्रस्तावना के अनुसार भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष। बात समझ रहे हैं? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा ये कह, देखिए एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ आपको, बहुत शानदार एग्जाम्पल। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है, वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगर किसी बच्चे के समझ में ना आया हो तो मैं आपको बता दूं, इसे इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि भारत में चाहे किसी भी धर्म के लोग रह रहे हों, भारत सरकार उन्हें समान रूप से देखेगी। ये होता धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। अगला शब्द मैंने बताया था लोकतांत्रिक। क्या होता? लोकतांत्रिक। ठीक है, तो लोकतांत्रिक का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, प्रस्तावना के अनुसार लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि भारत में कानून सर्वोच्च होगा, और जो कि है भी, आप देखते भी हैं, भारत में कानून सर्वोच्च होगा, कानून का निर्णय मान्य होगा। और आप जानते हैं लोकतांत्रिक का अर्थ ये है कि जो भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का मतलब समझिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटे कोर्ट्स जो भी हैं, ठीक है, वो स्वतंत्र होगी। यानी कि न्यायपालिका पर भारत सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी अपने आप में। और आप देखते भी हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है,
कभी भी सरकार के क्या कर देता है, कभी भी मुद्दों को पलट भी देता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक। तो प्रस्तावना के अनुसार लोकतांत्रिक शब्द क्या हुआ, शायद आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट पर। प्रस्तावना के अनुसार गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? प्रस्तावना के अनुसार गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? बहुत जानदार सवाल है, कई बार आया भी है। तो गणराज्य क्या होता है थोड़ा जान लें, अभी अब मोटे तौर पर जाने होंगे। गणराज्य ये होता है जी। प्रस्तावना के अनुसार गणराज्य शब्द का अर्थ है कि जो इंडिया है उसमें वंशानुगत शासन नहीं होगा। गणराज्य शब्द का अर्थ है जो भारत है उसमें वंशानुगत शासन नहीं होगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि जो भारत के जो सर्वोच्च पद हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का पद, जैसे कि प्रधानमंत्री का पद, या और भी एक दो पद, उसमें वंशानुगत नहीं होगा। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पद नहीं होंगे। इसे कहते हैं गणराज्य। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही परिवार के जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में सर्वोच्च पद पर नहीं हो सकते। ये होता है गणराज्य शब्द का अर्थ। यानी कि प्रेम्बल के अनुसार अगर आपसे क्वेश्चन आया कि प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना के अनुसार गणराज्य शब्द का अर्थ बताइए, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। यानी कि जो भारत के जो बड़े पद हैं, जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होंगे, ना ही प्रधानमंत्री वंशानुगत होंगे। जनता उनको चुनेगी। ये होता गणराज्य शब्द का अर्थ। और ऐसा आप देखते भी हैं भारत में है। ऐसा ही है या अलग है? बताइए, क्या वंशानुगत है? जनता ही चुनती है। अब लास्ट पॉइंट पर आएंगे जरा, अखंडता शब्द। अब मेरे सभी बच्चे इसको देखें, जो अक्सर एग्जाम में आता है। एक बार मैं बोर्ड पे भी इसे समझाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय प्रस्तावना में कितने नए शब्द जोड़े गए। तो आप याद रखना 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, इन 3 नए शब्दों में जो तीसरा शब्द था ना स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया 3 नए शब्द जोड़े गए। एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया था अखंडता। ध्यान से सुनना, कौन सा? अखंडता। तो आपसे पूछ सकता है प्रेम्बल में अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? अखंडता। प्रेम्बल में अखंडता शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, अखंडता शब्द का अर्थ क्या, सिर्फ बिल्कुल आसान भाषा में। प्रेम्बल में अखंडता शब्द का अर्थ है कि जो भारत है ना, वो राज्यों का संघ है। आप जानते होंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 इसी बात को कहता भी है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है और राज्य इसके अभिन्न अंग हैं। बात समझिए, अखंडता शब्द का क्या अर्थ है? भारत राज्यों का संघ है और राज्य इसके अभिन्न अंग हैं। यानी कि इसे दूसरी लैंग्वेज में हम ऐसे कह सकते हैं कि अखंडता शब्द भारत के एकीकरण को दर्शाता है। कितना थोड़ा लैंग्वेज तो बदल कर आएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए कैसा हो सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकीकरण को दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? तो आप कहेंगे अखंडता, क्योंकि अखंडता शब्द का ही अर्थ है खंड खंड ना होना, यानी कि एकीकरण को दर्शाने वाला शब्द। मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे, क्योंकि इन चीज़ों को भी जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अरे क्लियर। अब चलते हैं अपने अगले और लास्ट स्टेप पर। ठीक है, ये जो विशेष रूप से अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल चीज़ें हैं जो अक्सर दरोगा में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि आने को तो ये सिपाही भर्ती में भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना, मैं आपको 3 केस बताऊंगा। 3 केस यानी कि वाद, और तीनों वाद आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। जीवन में आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होगा। ध्यान देना है, प्रस्तावना से रिलेटेड पॉइंट हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक बात बताया शुरुआत में ही कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का सारांश है, द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो प्रस्तावना तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक केस का नाम है, जरा ध्यान देंगे, इन री वेरुवारी वाद 1960। ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों सवाल सब इंस्पेक्टर रैंक्स से संबंधित हैं एग्जाम से, वो ऐसे सवाल अक्सर आते हैं वहाँ पे भी।
इन री बेरू बारी वाद 1960। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, निर्णय कितना खतरनाक था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना। और जबकि उद्देशिका को कुछ जो राजनीतिक इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया भी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक नाम है के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री तक कहा है। समझ रहे हैं? क्लियर? तो उद्देशिका, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को जो मैं बता रहा हूँ। इसमें डिसीजन आया, आपसे क्या पूछेगा, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे हमसे क्या पूछेगा। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के में किस वाद में यह कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो आपका आंसर होगा इन री बेरूबारी वाद 1960। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 4 आपको केस ही उत्तर में दिए गए होंगे, तो याद रखना है। आप इस बात को मोटे तौर पर जान लो कि जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पूरे संविधान की व्याख्या कर रही है, सारांश बता रही है, समझ रहे हैं, उसको कोर्ट ने क्या कह दिया, संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। अब अगले केस पर बात आ जाती है, ज़रा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक केस था गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967। अब बात कब की है? 60 के बाद 67 की। अच्छा, इसमें क्या किया, ध्यान से सुनना। इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान की मूलात्मा है। मतलब अब की बार कोर्ट ने क्या कहा इस वाद में, उद्देशिका, ये जो प्रेम्बल है, ये संविधान की मूल आत्मा है, यानी कि माना। अब ध्यान दें, तीसरा और अंतिम वाद जो महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेशल। ऐसी कोई साल नहीं है जहाँ से ये वाला वाद ना आया हो। किसी भी एग्जाम में टकराएगा, 100% आएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, ध्यान से सुनना, कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, 1960 वाला निर्णय तो उलट दिया सेम। इसीलिए 2 सवाल आप पक्के याद रखिए, परीक्षा में आते हैं कि किसमें तो ये कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो आपका आंसर होना चाहिए इन री बेरूबारी वाद 1960। और एक सवाल आपका ये आएगा कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उद्देशिका संविधान का महत्वपूर्ण अंग है। तो आपका आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये 3 केस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? हालांकि मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं इस लेक्चर के अंतिम पड़ाव पे हूं, 1973 वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया अभिन्न अंग है, और साथ के साथ इसका वही उपबंध है संविधान में जो अन्य का है, जैसे मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य हैं उनका, यानी कि इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। ध्यान से सुनना, यानी कि अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर। इंग्लिश में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हिंदी में कहते हैं मूलभूत ढांचा को छोड़कर। अगर आपसे अभी ये सवाल आ जाता क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर। अब आपसे मैं ये कहूँ कि ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया था, तो आप कह दोगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को यानी कि प्रेम्बल को संविधान का अभिन्न अंग माना। क्लियर सभी के? लास्ट में पॉइंट पर चल रहा हूँ। प्रस्तावना का जो ये लेक्चर है, इसमें मैंने सभी चीज़ों को थोड़ा सा कवर अप करने का प्रयास किया। और हाँ, एक लास्ट सवाल आपको याद रखना है, जो बच्चे अक्सर हिल देते हैं, छोटे से छोटा एग्जाम है अग्निवीर, ऐसे में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च कौन है। जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा हूँ,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, जनता। तो हमें मालूम होना चाहिए जनता, क्योंकि बहुत से बच्चे, जो बच्चे नहीं मालूम होगी तो कई बार वो सेंस लगा सकते यार सुप्रीम कोर्ट हो सकता। बट याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, यानी कि इस प्रस्तावना के अनुसार भारत में अगर पूछे सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊंचा, तो सिर्फ और सिर्फ जनता है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? अरे क्लियर है? यानी कि जनता सर्वोच्च है, जनता ही सब कुछ कर सकती है भारत में। और ऑप्शन आपको यही वाले मिलने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। एक संसद देगा, एक सुप्रीम कोर्ट दे देगा, एक हाई कोर्ट दे देगा और एक जनता मिलेगा। तो संविधान में प्रस्तावना के अनुसार अगर कोई सर्वोच्च है तो वो जनता है। क्लियर है इतना? तो इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी मैंने इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।